इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो बेस्ड है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द ऑड इन फेवर्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ABCD 4 स्टूडेंट्स हैं। द ऑड्स इन फेवर आर 1:4, 1:3, 1:5, 1:6. Find the probability that at least one of them pass the exam. देखो तो यहाँ पर जैसे ये दे रखा है ना 1:4, 1:3, 1:5, 1:6, ये क्या है यहाँ पर, ये ऑड और फेवर्स है। मतलब जो पहला स्टूडेंट ए है, अगर मैं उसका नाम PA रख दूँ, पहला स्टूडेंट हमारे पास A है, तो उसका एग्ज़ाम पास करने के जो चांसेस हैं वो 1 है। ये एग्ज़ाम पास करने के चांसेस हैं, और फेल होने के जो चांसेस हैं वो 4 हैं आउट ऑफ 5 में से। तो प्रोबेबिलिटी की जो A है वो एग्ज़ाम को पास करेगा, A will pass the exam, A will pass exam is 1:5, और A जो है वो फेल हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4:5। तो ये इस तरीके से हमें दे रखी हैं, तो हम इसको समझ लेते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि 4 स्टूडेंट हैं, चारों के एग्ज़ाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है और फेवर और अगेंस्ट के केसेस में। तो ये जो पहला जो है ये फेवरेबल केस है, पास होने का केस है। तो ए के पास होने का केस 1:5 हो जाएगा, बी के पास होने का केस यहाँ 1 और 3 की रेशियो है तो 1:4 हो जाएगा, सी के लिए 1:5 एंड डी के लिए 1:7। तो ये इनके पास और फेल होने की द प्रोबेबिलिटी है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कहता है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वन ऑफ देम विल पास द एग्ज़ाम, उनमें से कोई एक एग्ज़ाम को पास कर ले। तो पहले हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कि ए विल पास, ए जो पास हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1:5, और हमने इस प्रोबेबिलिटी का नाम ना ऐसे रख दिया PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पासिंग द एग्ज़ाम, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PA माने ए विल पास द एग्ज़ाम, क्योंकि हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो पास के लिए निकालनी है, तो फेल का हम नहीं यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी B विल पास, B पास हो जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 उसके पास होने के चांस हैं, और टोटल चांस 1 + 3 4 हो जाएंगे। तो हम इसको PB कह देंगे, स्मॉल p बना लेंगे। फिर C विल पास द एग्ज़ाम, प्रोबेबिलिटी कि C एग्ज़ाम को पास कर जाए, तो उसके पास होने की भी प्रोबेबिलिटी 1 है, और टोटल चांसेस हमारे पास 1 + 5 6 हो गए, तो 1:6। ये जो है ना इसको हम ऐसे ऐड कर लेंगे 1/1 + 4, तो ये 1/5 हो गया। ऐसे ही ये A के केस में है, B के केस में भी 1:3 है ना प्रोबेबिलिटी, तो 1/1 + 3, तो 1/4, इस तरह से बनती हुई आ रही है। तो यहाँ पर C के लिए हमने इसको PC कह दिया, और ऐसे ही हमने D विल पास द एग्ज़ाम, D एग्ज़ाम को पास करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/7 हो जाएगी। तो ये हमारे पास चारों स्टूडेंट्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5, 1/4, 1/6 एंड 1/7। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विल पास द एग्ज़ाम, उनमें से कोई एक तो एग्ज़ाम को पास कर ले। अब यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी, एडिशन की मल्टीप्लिकेशन। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की, उनमें से कोई तो एग्ज़ाम को पास कर ले, कोई भी, चाहे तो A पास हो जाए और B पास हो जाए और C पास हो जाए और D पास हो जाए, उनमें से कोई एक तो एग्ज़ाम को पास कर ही ले, चाहे वो A पास करे, B पास करे, C पास करे या D पास करे। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। अभी केसेस चारों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे या नॉट एक्सक्लूसिव होंगे। ये चारों केस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि अगर A पास हो रहा है या A फेल हो रहा है तो उससे B C D तीनों स्टूडेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, D के पास फेल होने से बाकी के रिमेनिंग 3 स्टूडेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कोई मतलब ये इवेंट ऐसे हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गए। तो फिर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, PA PB
सी डी लिख लेते हैं। तो इन सबके पास होने की प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ लिख ली, PABCD। तो ए के लिए क्या था 1/5, फिर 1/4, 1/6 और 1/7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 319 एंड 420। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि उनमें से किसी एक के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, है ना। तो कोई एक तो एग्ज़ाम को पास कर ले, चाहे वो ए कर ले, चाहे वो बी, सी या डी कर ले। तो ये क्वेश्चन हमारा एडिशन थ्योरम पे चला गया है। तो क्वेश्चन को आपको समझना भी है कि इसमें कौन सी थ्योरम लगेगी, और फिर जो थ्योरम आप लगा रहे हो उसके केसेस कैसे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। हस्बैंड वाइफ है, एक जगह इंटरव्यू के लिए गए, 2 वैकेंसी थी एक ही पोस्ट के लिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज़ 1/7। हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। दोनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास आ गई। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है। बोथ ऑफ दैम विल बी सिलेक्टेड, दोनों का ही सिलेक्शन हो जाए। ओनली वन ऑफ दैम विल बी सिलेक्टेड, केवल उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो, या नन ऑफ दैम विल बी सिलेक्टेड, उनमें से कोई भी सिलेक्ट ना हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को हमने PH ले लिया। PH इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड, सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड, और हमने PW is the probability of selection of wife। तो हमने यहाँ 2 प्रोबेबिलिटीज़ ले ली, वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और हस्बैंड के। तो हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो हस्बैंड के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसको मैं PH बार से शो कर रही हूँ। हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहा, हमने उसको PH बार से शो कर दिया, तो वो 1 माइनस उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी से माइनस कर देंगे, तो विच इज़ 6/7। ऐसे ही वाइफ के सिलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज़ 1/5, और वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1/5, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये 4/5 हो जाएगी। अब पहला जो पार्ट है वो कहता है बोथ ऑफ दैम विल बी सेलेक्टेड, दोनों का ही सिलेक्शन हो जाए, बोथ ऑफ दैम विल बी सेलेक्टेड। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी जब हम कह रहे हैं कि दोनों का सिलेक्शन हो जाए, बोथ ऑफ दैम विल बी सिलेक्टेड, हस्बैंड वाइफ का दोनों का सिलेक्शन हो जाए। यस, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हम एंड का यूज़ करें, बोथ ऑफ दैम दोनों हो जाए, वाइफ भी हो जाए एंड हस्बैंड भी हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी both of them will be selected, both of them will be selected। तो दोनों का सिलेक्शन हो जाए का मतलब है हस्बैंड का भी सिलेक्शन हो जाए और वाइफ का भी हो जाए, दोनों सेलेक्ट हो जाएं। तो कैसे इवेंट हो गए, डिपेंडेंट होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे। हस्बैंड का सिलेक्शन, वाइफ का सिलेक्शन दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, दोनों डिपेंडेंट इवेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, दोनों प्रोबेबिलिटीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज़ 1/7 एंड 1/5, 1/7 और 1/5। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1/35। अब सेकंड में वो कहता है ओनली वन ऑफ दैम विल बी सिलेक्टेड, उनमें से कोई एक ही सेलेक्ट हो, चाहे तो हस्बैंड सेलेक्ट हो या वाइफ सेलेक्ट हो। अब ये वाला केस कैसे हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ दैम, ओनली वन ऑफ दैम विल बी सेलेक्ट, या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो या वाइफ सेलेक्ट हो, तो एक का सिलेक्शन होना है। तो इसका मतलब जब एक सेलेक्ट हो रहा है तो उस समय वहाँ पे दूसरे का सिलेक्शन नहीं होना। अगर हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ, अब ये कैसे हो सकता है, देखो ये दोनों चीज़ें कैसे हम कर सकते हैं।
अगर हस्बैंड का सिलेक्शन दो तरीके से हो सकता है कि उनमें से किसी एक को वो जॉब मिले। ऐसा भी हो सकता है हस्बैंड को जॉब मिले, वाइफ को ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ को वो जॉब मिल जाए, हस्बैंड को वो जॉब ना मिले। ठीक है, अब जब हस्बैंड को मिलेगी तो उस समय वाइफ को नहीं मिलेगी, ये दोनों इवेंट एक साथ होंगे, मल्टीप्लाई। वाइफ को जॉब मिलेगी, वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं होगा, एक का सिलेक्शन होना है ना, तो वाइफ अगर सेलेक्ट हो रही है तो उस समय हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो ये दोनों इवेंट एक साथ घटित होंगे एंड मल्टीप्लाई। और ये वाला जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ऐसे भी पॉसिबल है और ऐसे भी पॉसिबल है, या तो ऐसे हो जाएगी या ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पे एडिशन आएगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल्स को एक साथ यूज़ किया। कैसे यूज़ किया कि दोनों के सेलेक्ट होने के हमने अलग अलग तरीके निकाले कि एक सेलेक्ट हो रहा है, एक नहीं हो रहा, वाइफ सेलेक्ट हो रही है, हस्बैंड नहीं हो रहा, हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा है, वाइफ नहीं हो रही, तो प्लस लगा दिया हमने बीच में उस केसेस के लिए। तो वाइफ हस्बैंड का सिलेक्शन हो रहा है 1/7, लेकिन वाइफ सेलेक्ट नहीं हो रही 4/5, प्लस वाइफ का सिलेक्शन हो रहा है 1/5, हस्बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहा 6/7, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 4/35, 6/35, 10/30, या फिर हम 2/7 केसेस। तीसरा लास्ट केसेस है, थर्ड वाला, ये सेकंड था जो भी हमने किया। नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट ना हो, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ना तो हस्बैंड का सिलेक्शन हो ना वाइफ का हो, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, उनमें से कोई भी सेलेक्ट ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो नन ऑफ देम, ना तो हस्बैंड सेलेक्ट हो ना वाइफ सेलेक्ट हो, और ये केस है कि दोनों ही नहीं हो रहे, तो ये इवेंट दोनों इकट्ठे होने ही हैं, तो मल्टीप्लाई। तो 6/7 और 4/5 इज इक्वल टू 24/35। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। An urn contained 10 white balls and 3 black balls, while another urn contained 3 white and 5 black balls. दो बैग है हमारे पास, एक बैग में 10 white 3 black balls है, दूसरे वाले बैग में 3 white और 5 black balls हैं। 2 balls are drawn from first urn. हमने 2 बॉल पहले बैग से निकाली, 2 बॉल हमने पहले बैग से निकाली और उनको सेकंड वाले बैग में डाल दिया बिना देखे। हमने 2 बॉल्स निकाली फर्स्ट बैग से और उनको दूसरे बैग में डाल दिया, फिर हमने सेकंड बैग से बॉल निकाली। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल होगी। ठीक, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स पहले बैग में है, 10 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स पहले बैग में है, दूसरे बैग में 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 बैग्स हैं, दोनों में थोड़ी थोड़ी बॉल्स हैं, ब्लैक वाइट बॉल्स हैं। हमने पहला बैग उठाया, पहले बैग से 2 बॉल निकाली, उन दोनों बॉल को हमने सेकंड वाले बैग में डाल दिया। ठीक, अब सेकंड वाले बैग से फिर हमने एक बॉल निकाली, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाइट बॉल हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करते हैं, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। अब हम कंडीशंस को समझते हैं। 2 balls drawn from the first bag may be, first turn में भी मैं लिख देती हूँ, 2 balls drawn from first urn में भी। आपने 2 बॉल पहले बैग से निकाली, वो बॉल कौन कौन सी हो सकती हैं, पहले हम उस पर बात करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है दोनों बॉल वाइट हो, बोथ आर वाइट, आपने निकाली है, दोनों वाइट बॉल भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि बोथ ब्लैक, दोनों बॉल ब्लैक हो जाएं।
और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से एक वाइट हो और एक ब्लैक हो, 1 वाइट बॉल और 1 ब्लैक बॉल। पहले बैग से हमने 2 बॉल निकाली थी, तो वो दोनों वाइट भी हो सकती है, दोनों ब्लैक भी हो सकती है और एक वाइट एक ब्लैक हो सकती है। ठीक है, अब हम इन तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका नाम तो हमने इवेंट ए रख दिया, इसका नाम हमने इवेंट बी रख दिया, इसका नाम हमने इवेंट सी रख दिया। पहले बैग से 2 वाइट बॉल हमने निकाली, इस बात की प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास 10 वाइट बॉल है, हमने 2 उसमें से निकाली, टोटल बॉल कितनी थी पहले बैग में 13 में से 2 बॉल निकाली। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 15/26 आ गया। फिर यहाँ पर बी वाला इवेंट सॉल्व करते हैं। दोनों ब्लैक बॉल थी, तो अब ब्लैक बॉल दोनों बॉल जो हमने फर्स्ट बैग से निकाली थी वो ब्लैक थी। ठीक है, तो वो जो 2 ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 ब्लैक बॉल आपने निकाल ली, 13 में से आपने 2 ब्लैक बॉल निकाली, तो ये 1/26 हो गया। एक वाइट और एक ब्लैक बॉल निकाली, तो 10 वाइट में से एक वाइट निकाली और 3 ब्लैक बॉल में से भी आपने एक ब्लैक बॉल निकाली और 13 में से आपने 2 बॉल निकाली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 10/26 आ गई। हमने पहले बैग से 2 बॉल निकाली, वो दोनों बॉल वाइट हो सकती हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये रही। वो दोनों बॉल ब्लैक भी हो सकती हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये रही। और वो दोनों बॉल जो हैं वो एक ब्लैक एक वाइट हो सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी भी। अब हमने वो दोनों बॉल जो थी फर्स्ट बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर दी। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाती हूँ। नाउ वी ट्रांसफर those balls from earn 1 to earn 2। ठीक है, अगर अब मैंने वो जो दोनों बॉल थी ना वो फर्स्ट बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफ़र कर दी, तो अगर मैं पहला केस कंसीडर करूँ, अगर वो दोनों वाइट थी, अगर वो दोनों बॉल वाइट थी, तो अब वाइट बॉल सेकंड बैग में कितनी हो गई, प्रीवियस पेज पे चलते हैं। देखो प्रीवियस पेज में 3 वाइट 5 ब्लैक थी सेकंड बैग में। सेकंड बैग की बॉल्स मैं लिख लेती हूँ, 3 वाइट 5 ब्लैक। अगर वो दोनों बॉल वाइट रही होंगी तो सेकंड बैग में जब मैंने डाला तो सेकंड बैग में कितनी वाइट हो गई, 5 वाइट हो जाएंगी और ब्लैक बॉल भी 5 ही हैं, 5 ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो दोनों बॉल ब्लैक थी, बोथ ब्लैक, दोनों बॉल ब्लैक हैं, तो वाइट तो फिर 3 ही रही, लेकिन ब्लैक बॉल कितनी हो गई, 7 हो गई, 7 ब्लैक बॉल हो गई। अब थर्ड केस में क्या है, 1 ब्लैक 1 वाइट, तो 4 वाइट हो गई और 6 ब्लैक हो गई। अब वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब PW इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग white ball from सेकेंड एंड से तो हम एक ही बॉल निकाल रहे हैं ना, और वो वाइट है ये हमें पता चल गया। उसने पूछा कि अगर वो एक बॉल हमने निकाली वो वाइट है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी PW इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड अर्न कंसीडरिंग ऑल 3 केसेस। जब हम इन तीनों केसेस को कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग ऑल 3 केसेस, इन तीनों केसेस को कंसीडर करते हैं, वो वाइट बॉल है फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, है ना, केस ए के अकॉर्डिंग। जो हमारा इवेंट ए था ना ये वाला, ये इवेंट ए था, ये बी था और ये सी था, तो वो वाइट बॉल रही है और वो फर्स्ट केस को कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में कितनी वाइट हैं, 5, और टोटल बॉल कितनी है 10, तो 5C1 10C1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/10
या 1/2। अगर हम बी वाला केस कंसीडर करें तो बी वाले केस में 3 वाइट हैं और टोटल 10 बॉल्स हैं, तो 3/10। और प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल आने की थर्ड केस के अकॉर्डिंग, तो 4 वाइट हैं और 10 C1 है, तो 4/10। ठीक है, तो ये हमने तीनों केसेस से हमने वो जो बॉल की प्रोबेबिलिटी थी वो निकाल ली। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, पुराने एक बार पेज पे भी देख लेते हैं। ये पहले केस की 15/26 थी, फिर 1/26 थी, फिर 10/26। इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रीवियस हमारी प्रोबेबिलिटीज़ थी 15/26, ये PA थी। फिर हमारे पास थी 1/26 PB और 10/26 थी हमारे पास PC। अब जरा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, या यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PA, ये डिपेंडेंट केस का इवेंट है। ये डिपेंडेंट केस हो गया है ना, डिपेंडेंट केस का क्वेश्चन है ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, क्योंकि जो बॉल निकल रही हैं फिर वो दूसरे बैग में जा रही हैं, तो यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये यहाँ पे सारे। तो PA इंटू PW/A, वो जो दोनों बॉल वाइट रही होंगी, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं कि वो जो वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी है, तो वाइट बॉल कैसे निकल सकती है, देखो जब हमने फर्स्ट बैग से 2 बॉल निकाली, वो दोनों बॉल वाइट हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। या तो ऐसे निकल सकती है, या प्लस, या जहाँ पे आएगा वहाँ एडिशन थ्योरम लगती जाएगी। वो केस बी का भी हो सकता है, दोनों बॉल ब्लैक भी हो सकती हैं। हमने ब्लैक बॉल निकाली, वो ट्रांसफ़र कर दी, फिर वहाँ से निकाली दूसरे बैग से वो वाइट निकली, तो दोनों बॉल ब्लैक थी और फिर हमने वाइट बॉल निकाली जब हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी। और सी केस भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी W/C। तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे। तो 15/26 इंटू 5/10 प्लस 1/26 इंटू 3/10 और 10/26 इंटू 4/10, तो ये हमारा आंसर आ गया 59/130। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन था, साथ में इसमें एडिटिव लॉ भी लग गया था, एडिशन थ्योरम भी लग गई है। और ये जो इवेंट हैं ये कैसे हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट है, तो ये अच्छा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ 8:5 अगेंस्ट अ पर्सन हु इज़ 40 years old living till he is 70 and 4:3 against a person now 50 living till he is 80. Find the probability that one at least of these person will be alive 30 years hence. 8:5 अगेंस्ट ए पर्सन, एक कोई व्यक्ति है वो भी 40 साल का है, वो 70 साल तक जिएगा, 70 ईयर्स की एज तक उसकी लाइफ रहेगी। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी अगेंस्ट वैल्यू 8 है, ठीक, और उसके फेवर में 5 है। अगर वो अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट के लिए केसेस 8 हैं, फेवर के केसेस वो 5 हैं। 4:3 अगेंस्ट ए पर्सन, कोई व्यक्ति वो अभी 50 ईयर्स का है, वो 80 ईयर्स तक जिएगा, इस बात के उसके जो फेवरेबल केस है 4:3 अगेंस्ट ए पर्सन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ है। अब हमको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन एटलीस्ट ऑफ दीज पर्सन विल बी अलाइव 30 ईयर हैंस, उनमें से कोई एक व्यक्ति, कम से कम उनमें से कोई एक व्यक्ति 30 साल तक की उम्र तक
जीए का। तो हम ए प्रोबेबिलिटी, ए तो हम इवेंट एज्यूम कर लेते हैं कि जो व्यक्ति पहला वाला है वो 30 ईयर्स से ज़्यादा जिए, ठीक है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए हम इवेंट बी मान लेते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, या प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पी ए, दैट पी ए बी द प्रोबेबिलिटी let PA be the probability of living 30 years more, है ना, 30 years for extra उसको लाइफ मिले, 30 years more than their age, then his age, या P एंड P भी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटीज़ के लिए लिख लेते हैं, एक ही सेंटेंस में आ जाएगा। लेट पी ए एंड पी बी दोनों व्यक्तियों के लिए आ जाएगा। लेट पी ए एंड पी बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग 30 ईयर्स मोर देन देयर एजेस, ठीक। तो हमने मान लिया कि पी ए जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला वाला व्यक्ति है वो 30 साल अपनी उम्र से ज़्यादा जिए, और पी बी जो है वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रोबेबिलिटी है कि वो 30 साल अपनी उम्र से ज़्यादा जिए, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देख लेते हैं। ए उनके जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी है, और देखो जो 8 हमें दे रखा है वो अगेंस्ट है, तो अगेंस्ट उनके ना जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम तो जीवित रहने की लाइफ के लिए प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, तो हम 5, और हमने बताया था भी पीछे भी एक क्वेश्चन में, इनको ऐड कर लेते हैं दोनों को, 5:30। तो ये तो उसके जीवित रहने की हो गई, और उसके ना जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी 8:13 हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही पी बी, अब बी के लिए हम ले रहे हैं तो बी के फेवरेबल इधर हैं, पहले वाले अगेंस्ट के हैं, तो 3/7, और उसके ना रहने के 4/7। अब हमको बोला कि हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों में से कोई एक तो कम से कम वहाँ जीवित रहे। अब दोनों में से कोई एक जीवित रहे कम से कम, तो ऐसा भी तो हो सकता है दोनों भी जीवित रहें। तो देखो ये क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसका फिर एक शॉर्टकट बताऊँगी। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो ए है वो 30 साल एक्स्ट्रा जिए लेकिन बी ना जी पाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए ना जी पाए लेकिन जो बी है वो 30 साल ज़्यादा जी ले, ये भी एक चांस है ना, हमने कहा ना कम से कम एक। और ऐसा भी हो सकता है वो दोनों भी जी सकते हैं, ए भी जी सकता है बी भी जी सकता है। तो ये सारे केसेस हमारे क्वेश्चन के फेवर में आ रहे हैं ना, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, फिर हम इसका एक शॉर्टकट सीखेंगे। प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ दीज पर्सन, one of them will be alive 30 years more। तो क्या क्या चांसेस हैं? ए कम से कम उनमें से कोई एक जी है ना, कम से कम का मतलब है अगर ए जी रहा है बी मर गया, बी नहीं जी पाया। ऐसा भी हो सकता है कि ए ना जी पाए और बी जी पाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों भी जी पाए। कम से कम कहा है एक के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो वो दोनों भी जी सकते हैं एटलीस्ट वाले केस में। तो अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी 5/13 है और बी के ना रहने की 4/7 है, फिर पी ए बार 8/13 है और पी बी जो है वो 3/7 है, और दोनों के जीवित रहने की 5/13 इंटू 3/7, तो 20/91 प्लस 8×3=24/91 और 5×3=15/91। तो हम इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। देखो अब हम इसका एक शॉर्टकट भी सीखेंगे, तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 20 और 24, तो हमारे पास ये हो गए
44 और 15, तो ये हमारे पास 59 आ गया, 59/91। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन हम इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। शॉर्टकट के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना, एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट लग के आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 माइनस, भाई एटलीस्ट कम से कम उनमें से कोई एक चीज़ तो हो रही है, तो हम इसको टोटल प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, सारे केसेस, सारे टिपिकल केसेस लगा के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसी वाले क्वेश्चन को 1 माइनस, ना तो ए जिंदा रहे ना बी जिंदा रहे। ठीक है, ना तो हमारे पास जो ए है वो अलाइव हो ना बी अलाइव हो, तो हम उस प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 1 माइनस इसी क्वेश्चन को ए बार बी बार, टोटल चांसेस में से हम उनके दोनों के ही ना जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल दें, तो उनमें से कम एक के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ये फार्मूले की तरह आप यूज़ भी कर सकते हैं, शॉर्टकट होता है। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल अलाइव मोर देन 30 ईयर्स। तो कम से कम कोई एक जिए, या तो ए जिए या बी जिए या दोनों जिए। तो हम इनको इतने सारे केसेस को कंसिडर करने से बेटर है कि हम टोटल चांसेस जो है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो 1 में से दोनों के ही ना जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, तो भी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 8/8 इंटू 13 और 4/7, तो 1 माइनस 8 4 जा 32 अपॉन 91, तो 91 माइनस 32, तो 11 में से 2 गए 9, और यहाँ पे आपके पास 8 रह गए, 8 में से 3 गए 5, तो 59/91। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो आगे जो मैं भी एटलीस्ट के 1-2 क्वेश्चन लूँगी, तो वहाँ में हम डायरेक्ट भी 1 माइनस पी ए बार बी बार से कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हो। प्रॉब्लम इन स्टैट्स इज गिवन टू द 5 स्टूडेंट्स, चांस ऑफ देयर सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4, 1/4 एंड 1/5। 5 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनको एक क्वेश्चन दिया, वो बच्चे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटीज उन 5 की हमारे पास है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब उनमें से कोई एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कम से कम एक कर दे। अब देखो ना कितने सारे केसेस बन सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब कम से कम कोई एक कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो सारे ही कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए कर दे, बी ना करे, सी ना करे, डी ना करे, ई ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी कर दे पर बाकी के 3 ना करे। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, एटलीस्ट वाले बहुत सारे केसेस इसमें बन सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के बहुत सारे तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। अब यहाँ तो 5 स्टूडेंट हैं, तो ये तरीके और भी ज़्यादा हो सकते हैं। 2 या 3 बच्चों में तो ये तरीके फिर भी हमें कम वेज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जब कोई 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 4 कर दे और 5 भी कर दे। तो बहुत सारे तरीक़ों से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी, जब उनमें से कोई एक उसको कर दे। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमने प्रोबेबिलिटी की ए उसको सॉल्व कर देगा 1/2, प्रोबेबिलिटी बी उसको सॉल्व कर देगा 1/3, प्रोबेबिलिटी सी उसको सॉल्व कर देगा 1/4, प्रोबेबिलिटी डी उसको सॉल्व कर देगा वो भी 1/4, और प्रोबेबिलिटी ई वाला जो स्टूडेंट है वो उसको सॉल्व कर देगा वो 1/5 है। ठीक है, अब उनको जो सॉल्व नहीं कर पाए उस केस में क्या होगा, 1 माइनस 1/2 पी बी बार, 1 माइनस 1/3 2/3, पी सी बार 1 माइनस 1/4 3/4, 1 माइनस 1/4 तो ये भी 3/4 हो गया, और पी ई बार तो 1 माइनस 1/5 तो 4/5। अब प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ना, तो
प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन से एक मेथड सीखा है, वो क्या सीखा है, 1 में से हम वो सारे प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी, जब इन पांचों में से कोई नहीं कर रहा तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, अदरवाइज प्रॉब्लम किसी ना किसी तरीके से सॉल्व हो ही जाएगी। तो 1 में से टोटल की प्रोबेबिलिटी में से हम उसी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो बाकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी जब वो ए से भी सॉल्व ना हो, बी से भी सॉल्व ना हो, सी से भी ना हो, डी से भी ना हो और ई से भी ना हो। तो 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 1/2, 2/3, 3/4 दो बार है, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस 3/20 और इसका आंसर आ गया 17/30, 17/20। तो हम इसको शॉर्टकट से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं एटलीस्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A can hit the target 5 times in 6 shots, B 4 times in 5 shots and C 3 times in 4 shots. They fire a volley. What is the probability that 2 shots at least hit the target? A कोई व्यक्ति है, वो 5-6 में से 5 बार किसी टारगेट को हिट कर लेता है। ऐसे ही बी 4 बार हिट कर लेता है 5 में से, और सी जो है वो 3 बार हिट कर लेता है 4 शॉट्स में से। उन्होंने एक शॉट किया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 शॉट एटलीस्ट हिट द टारगेट, 2 शॉट जो हैं वो टारगेट को हिट कर दे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट हमने माना ए टारगेट को हिट करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो वो उस टारगेट को हिट नहीं कर पा रहा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। ऐसे ही बी के लिए, बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 हो गई, और बी के टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो गई। ऐसे सी है, सी के टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई, और टारगेट ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/4 हो गई। अब फॉर एटलीस्ट 2 हिट्स, कम से कम 2 हिट तो लगे, फॉर एटलीस्ट 2 हिट्स, 2 हिट तो टारगेट को करे ही करें। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, या तो उसको देखो कम से कम 2 का मतलब है तीनों भी हिट कर सकते हैं, है ना, कम से कम 2 हिट तो लगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भी हिट कर दें। तो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हिट, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हिट, तो ऐसा भी हो सकता है पी भी उसको हिट कर दे, ए भी उसको हिट कर दे, बी भी उसको हिट कर दे, सी भी उसको हिट कर दे। या ऐसा हो सकता है कि ए हिट कर दे, बी हिट कर दे, पर सी से वो हिट ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो है उसको ए भी हिट कर दे, बी हिट ना कर पाए और सी भी हिट कर दे। और ऐसा भी हो सकता है कि ए भी हिट कर दे, ए हिट ना कर पाए, बी और सी उसको हिट कर दें। तो 2 हिट्स इस तरह से मिल सकते हैं कम से कम, और तीनों तो हिट कर ही देंगे। तो हम यहाँ पे अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 5/6, 4/5, 3/4, फिर ऐसे ही इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 5/6, 4/5 और 1/4, फिर 5/6, 1/5 और 3/4, और फिर 1/6, 4/5, 3/7। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 1/7, 120 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ के क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थोड़ी जो प्रोबेबिलिटी है ये प्रैक्टिस से ही जाएगी, अदरवाइज़ आप अगर इसको सॉल्व करके नहीं देखेंगे तो ये आपको कंफ्यूज ही करती रहेगी। तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चंस।